वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक वैधानिक चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अगर आपके पास समय हो, फुर्सत में हो, तभी यह वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है और उसको गूंजना है। और जब तक आप ध्यान से नहीं दिखेगा तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। तो शुरू करते हैं आपके लिए यह रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। मेरा नाम अभय कुमार है और आज मेरे साथ हैं द फ्रीडम चैनल के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार, कई अखबारों में संपादन का कार्य किया है, कई पत्रिकाओं में भी संपादन का कार्य किया है। आज हमारे बीच हैं सुधीर सर को मैं अपने चैनल में स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। कभी कभी यदा कदा आप टहलते हुए अगर ठोक तंत्र पे जाते हो तो इस चैनल का जो व्यू है, जो चैनल का जो उद्देश्य है, यह चैनल का उद्देश्य यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता लाना। खास करके चूंकि आप फ्रीडम फाइटर पे काम करते हैं, तो महात्मा गांधी का जो सपना था ग्राम स्वराज, वह ग्राम स्वराज का सपना जब तक मेरी समझ में ग्रामीण स्तर के लोग जागरूक नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे, अपने नेता को चुनना नहीं जानेंगे, सीखेंगे नहीं, तब तक यह उनका जो सपना है पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए ठोक तंत्र पंचायत चुनाव पर काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। तो सर, हम जानना चाहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि बार बार पंचायत चुनाव टाले गए, बीच में बात आई कि सरकार एडमिनिस्ट्रेशन बहाल करके काम करवा लेगी, और उम्मीद भी वही है कि समय पर नहीं हो पाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन बहाल होगा। तो आज के परिप्रेक्ष्य में आपको लगता है पंचायतों में काम हो रहा है, गांधी जी का सपना किस हद तक पूरा हो रहा है? धन्यवाद अभय जी। और ये सच है कि ठोक तंत्र की शुरुआत से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ, और ये मुझे इसके कंटेंट जितने भी हैं और जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों को लेकर के ठोक तंत्र लगातार सक्रिय है और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभा रहा है, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और रही बात पंचायती राज की, तो ये सच है कि गांधी या उससे पहले सबने इस पर जोर दिया कि भारत गांव में बसता है, इसलिए और लोकतंत्र की सफलता के लिए कहा जाता है कि अति लोकतंत्र का करना चाहिए। अति लोकतंत्र का ही मतलब है कि हर जगह लोकतंत्र की स्थापना हो। मतलब यहाँ हम सिर्फ सांसद और विधायक से ही लोकतंत्र की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि ग्रामीण स्तर पर जो मुख्य रूप से सबसे छोटी इकाई है लोगों के बसावट के हिसाब से, तो वहां से लोकतंत्र की शुरुआत हो। तो ये कल्पना बेहद शानदार है। एक गांव की समस्या को वहां का आदमी जितनी बेहतर ढंग से समझ सकता है, जान सकता है, कहीं दूर का आया हुआ कोई अधिकारी, वो बीडीओ हो, सीओ हो या डीडीसी हो, डीएम हो, वो नहीं समझ सकता है हमारे गांव में कौन सी समस्या है और उसका समाधान क्या बेहतर हो सकता है। ये हम बेहतर समझ सकते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। ये भले ही हमें ये नहीं समझ आ सकता है कि फंड इसके लिए कहां से आएगा, जरूरी संसाधन कहां से आएंगे, उसमें हमें दिक्कत हो सकती है, लेकिन गांव की समस्या और उसके समाधान की सबसे बेहतर जानकारी ग्रामीणों को समझ है। अब रही बात कि गांधी का सपना कितना सफल हुआ या पंचायती राज जो यहाँ पर लागू किया गया वो कितना अधिक सफल हुआ, इसमें मुख्य रूप से यह समझना है कि गांधी ने जो देखा था सपना, या पंचायती राज अधिनियम बताता है, उसमें किसी भी पंचायती राज का पूरा अधिकार जनता के हाथों में है, और जनता के हाथों में वो ग्राम सभा के हाथों में। जी। ग्राम सभा अस्थायी चीज है, उसका कभी विघटन नहीं होना है, उसका कभी निर्वाचन नहीं होना है, उसके सदस्य बढ़ते रहते हैं, जिनकी मृत्यु हो जाती है वो घट जाते हैं। 18 साल से उम्र के जो भी अधिक उम्र वाले नागरिक हैं वो वहां के उसके सदस्य होते जाते हैं, और तमाम फैसले लेने की जिम्मेदारी ये ग्राम सभा पर है। न तो ये मुखिया को अधिकार है, न ये अधिकार किसी और को है। दिक्कत यह है कि किसी पंचायत में अब कितना अधिक सफल है पंचायती राज या गांधी का सपना, आप इससे देख लीजिए कि वहां पर मुखिया राज चल रहा है या फिर पंचायती राज है। पंचायती राज और मुखिया राज दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और मुखिया को अधिनियम के अनुसार कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है। पूरा का पूरा अधिकार पंचायती राज का
जनता के हाथों में है, जिसे ग्राम सभा कहते हैं, और ग्राम सभा को ही सारे निर्णय लेने हैं। ये ग्राम सभा देखिए सब जो अभी जो हम कल्पना में नहीं जीना चाहते हैं, जो हकीकत में ग्राम सभा का अपहरण मुखिया कर लिया है। अब अगर मुखिया महिला है तो उसका अपहरण उसके पति कर लेते हैं या उसके पुरुष सदस्य कर लेते हैं। तो जिस हिसाब से अभी ये ग्राम सभा बिहार में जो हम लोग गांव में घूमते हैं और जाते हैं, जो देख रहे हैं, खैर यह बात सभी लोग समझ रहे हैं, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन एक और प्रश्न है जो अभी नल जल योजना पे खास करके जो फोकस है, सरकार कह रही है कि जिनका जो घोटाले का या घपले का जिन पे आरोप है, चाहे जो यूटिलिटी प्रमाण पत्र नहीं देंगे उनको हम चुनाव लड़ने से वंचित कर देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर ऐसे भ्रष्ट मुखिया है, भ्रष्ट जनप्रतिनिधि है, तो उनको हटाने की बात हो रही है। हटाने के लिए कोर्ट का डिसीजन भी आया है, कहीं कहीं हटा दिया गया है। कोर्ट का डिसीजन नहीं, मतलब अधिकारियों का डिसीजन से सरकार ने कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने फिर उसे बहाल कर दिया, क्योंकि यह लोक प्रहरी का गठन नहीं हुआ है। जब राज्यों में लोकपाल का नियुक्ति की बात होती है, लोकपाल है या नहीं है, कहीं कहीं है नहीं, ये लोक प्रहरी का गठन नहीं होना ये किसकी विफलता है? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि पंचायती राज को हम आंशिक रूप से लागू करके कि जहां सिर्फ मुखिया को फायदा मिले या फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिले, यही मुख्य दिक्कत है कि हमने पूरी तरह से उसे लागू नहीं किया, आंशिक रूप से लागू किया। और इसका फायदा उठा रहे हैं भ्रष्ट जनप्रतिनिधि और अधिकारी। इसमें होना यह चाहिए था कि हम उसमें जब ग्राम सभा की बैठक हो, एक तो कि हर 3 महीने पर अनिवार्य रूप से ग्राम सभा की बैठक होनी है, अधिनियम ये कहता है, और उसको पहले डुगडुगी बजा करके सूचना देना है। वो नहीं होता है तो फिर कोरम द्वारा बैठक करना है। तो ये नियम है, और उसके साथ वहां कई समिति बनाने का उसमें प्रावधान है, और वो सब समिति जो है वो जांच करेगी हर चीज का। एक तरह से कहिए ऑडिट होगा। ऑडिट का मतलब सिर्फ पैसे का ऑडिट नहीं होता, सामाजिक अंकेक्षण जिसको हिंदी में कहा गया है सोशल ऑडिट। तो ये सारे प्रावधान किए गए थे, लेकिन बड़ी ही चालाकी से एक गठजोड़ तैयार हुआ भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों का और भ्रष्ट अधिकारियों का, और इस गठजोड़ ने पंचायती राज व्यवस्था को मुखिया राज व्यवस्था में बदल दिया। और इसलिए जनता, कोई भी जब योजना बनती है, इसमें कोई शक नहीं कि जिसकी भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, योजना बनाते समय नीति बहुत अच्छी होती है, नियम खराब हो जाती है। तो नीति तो अच्छी है, नियत जो जिसे लागू करना है उसकी नियत खराब है। आपने बात किया कि उसे हटाया जाएगा या ये किया जा रहा है या फिर बहाल कर दिया गया, उसमें भी सरकार की ही विफलता है। आपने हटाया, लेकिन कोर्ट में शायद आपने सही ढंग से अपनी बात को नहीं रखा, आपने दलील सही ढंग से पेश नहीं किया। जो नियम बने हुए हैं कि लोक प्रहरी के अनुशंसा के बिना नहीं हटाया जा, पदच्युत नहीं किया जा सकता है, तो ये वही है कि आंशिक रूप से आपने लागू किया। अब सर एक चीज मैं आपसे और कहूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया ग्राम सभा के सदस्यता के बारे में, ग्राम सभा के कार्यों के बारे में। क्या आप ऐसा नहीं लगता है कि जितने आपने कार्य बताए, योजनाओं को देखना, बैठक में जाना, बैठक में शामिल होना, अगर कोई विधानसभा का सदस्य होता है तो उसे बैठक में जाने के लिए भत्ता मिलता है, लोकसभा के सदस्य है तो उसे बैठक में जाने के लिए भत्ता मिलता है, इवन वार्ड जो चुन के आते हैं उनको भी मिलता है। लेकिन जो ग्राम सभा के सदस्य हैं, जो गांव में आप जानते हैं ज्यादातर लोग मजदूरी खेती करके जीते हैं, अब उनकी जो बैठक में चाहे कहीं जांच करने की बात हो, योजना बनाने की बात हो अपनी, तो एक तो उनके पास इतने सारे काम होते हैं कि ब्लॉक तो पहुंच ही नहीं पाते हैं, बैठक में इतने बार उनको भत्ता भी नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो प्रैक्टिकल रूप से यह कितना संभव है संभव। और ऐसा कई ऐसे सफल पंचायत हैं जहां पर ये किया जा रहा है। दरअसल जानना यह है कि उन्हें जो बैठक है वो प्रत्येक राजस्व गांव में, याद रखिए पूरे पंचायत स्तर पर तो बात अलग हो गई, प्रत्येक राजस्व विलेज में, राजस्व गांव में प्रति 3 महीने पर एक बैठक करना, मतलब उसी गांव में बैठक होगी। और जब आपको बहुत कुछ पाना है तो वहां पर जैसे अगर कहीं पर भ्रष्टाचार हो रहा है, 100 रुपए में 50 रुपए या 10 रुपए भी कहीं जा रहा है, तो वो उस गांव का पैसा जा रहा है। तो उस 10 रुपए को बचाने के लिए 100 रुपए में हमारा 100 रुपए का काम हो जाए, इसके लिए अगर कहीं हमको 2 रुपया खोना पड़े तो उसके लिए तैयार होना। आपको
ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि 100 रुपया हम अपना 2 रुपया खोने के चक्कर में या 2 रुपया बचाने के चक्कर में कहिए 100 रुपया हम खोने जा रहे हैं। तो इस तरह का सामाजिक जो ढांचा कैसे बनेगा, इसके लिए सब लोगों को इस बात को समझना है। हाँ। देखिए, जब तक जागरूक नहीं होंगे वहां आएंगे नहीं। ये अहम चीज है कि जनता उस चीज को जाने कि हमारा अधिकार क्या है। ये भी जान लीजिए कि मुखिया को हटाने का जो अधिनियम में प्रावधान उसमें ये भी था कि 2/3 मतदाता अगर चाह लेते हैं उस पंचायत के तो उन्हें हटा सकते हैं। ये सब इसलिए दिया गया था। वो एक उस पे अलग से याद रखिए कि राइट टू रिकॉल का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट था ना कि ये व्यवहारिक रूप से ऐसा हो नहीं पा रहा है। अच्छा, एक और धारणा लोगों के बीच बनाई गई है कि मुखिया है तो वो भ्रष्ट होगा। ये बहुत सामाजिक मान्यता मिल गई। तो ये जो दिमाग में हमेशा इस कॉन्सेप्ट को, ये मिसकॉन्सेप्ट कहिए कि है, इसको तोड़ना, इस धारणा को बदलिए। इसमें पत्रकारिता की भी जिम्मेदारी है, जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है उनकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप इस धारणा को तोड़िए कि मुखिया है तो वो भ्रष्ट होगा ही, या प्रमुख है या जिला अध्यक्ष है, जिला परिषद सदस्य है, पंचायत समिति सदस्य है या वार्ड सदस्य है तो वो भ्रष्ट होगा ही। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो उस व्यक्ति पर निर्भर करता है और आप पर भी, आम जनता पर भी, कि कहीं ऐसा नहीं है कि हम उससे नाजायज पैसा कहीं टूर्नामेंट के नाम पर या किसी नाम पर या किसी चीज के नाम पर हम चाहें कि उससे पैसा उगाया करें। वो इस चीज पर निर्भर करता है। लेकिन आपको इस धारणा को बिल्कुल तोड़ना होगा कि ईमानदारी से नहीं रहा जा सकता। ईमानदारी से भी काम किया जा सकता है और जरूरी नहीं है कि मुखिया है तो वो भ्रष्ट होगा ही। उसे ईमानदार बनाइए, उस पर दबाव लगाना। मैं गाँव में जाता हूँ और जो भी कुछ भी बात, हम ऐसा नहीं कि ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पे नहीं करेंगे। जो मैं देख रहा हूँ उसकी बात कर रहा हूँ। अभी चुनाव आ गया, संयोग से मैंने 2016 में चुनाव का काम भी किया था, चुनाव मैनेजमेंट का काम भी किया। अभी जो आपने कहा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जब मुखिया है तो ऐसा तमगा लग गया है कि वह भ्रष्ट होगा ही। अगर आप बताइए कि पूरी ग्राम सभा ही अगर भ्रष्ट हो, 1000 से लेके 3000 रुपये तक लेके वोट दिया जा रहा है, तो फिर आप कैसा मुखिया चुन सकते हैं सर? नहीं, ये समस्या तो कॉन्सेप्ट तो वहीं से बना। जब 1000, मैं जहां से हूं वहां पिछले चुनाव में लोगों ने 1000 रुपया लेकर एक वोट दिया। अगर एक घर में 5 सदस्य हैं तो 5000 लेकर वोट दिया, वही चुनाव जीता भी। तो आप हम चुन क्या रहे हैं? मुखिया चुन रहे हैं कि भ्रष्ट व्यक्ति चुन रहे हैं सर? यही है कि हम भ्रष्ट, जैसे ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कहा जाता है कि यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा के अनुसार राजा हम चुनते हैं। इसका बेहतर उपाय यही है कि आप इस चीज को हमें बताना होगा कि जिस इंसान ने 5 लाख रुपए खर्च किए चुनाव लड़ने में, याद रखिए कि वो जब चुनाव जीतेगा तो आपके हिस्से का 10 लाख रुपया अपने घर में ले जाएगा। वो पैसा सरकार का पैसा नहीं होता है। वो जो जिस पैसे का भ्रष्टाचार होता है, वो भ्रष्ट जनप्रतिनिधि या अधिकारी जो भी उस पैसे का गबन करते हैं, लूट करते हैं, घोटाला करते हैं, वो पैसा सरकार का पैसा नहीं होता है, वो आपका पैसा, आपके हक का पैसा। अगर वहां पर बेहतर ढंग से सड़क बनती है, वहां पर बेहतर ढंग से खड़ौंजा लगता है, या वहां पर बेहतर ढंग से पेयजल की व्यवस्था होती है, या जो सार्वजनिक लाइट वगैरह की व्यवस्था की जाती है, तो वो आपके लिए और आपके हिस्से का पैसा जो है वो उस भ्रष्ट व्यक्ति ले जा रहा है। तो आपको तय करना है कि अपने हिस्से का पैसा सही इस्तेमाल करना है या फिर किसी और के जेब में डालना है। चलते चलते सर, हम आपसे, क्योंकि अगर आपसे बात की जाए और फिर फ्रीडम फाइटर्स की बात नहीं की जाए तो लगता है कि मेरे व्यूअर्स के साथ भी बेईमानी होगी। पंचायत चुनाव और पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण भारत और फ्रीडम फाइटर्स का भारत, इस दोनों में कोई समानता है कि नहीं है? अगर क्या सोचते हैं, अगर आपकी नजरों में, आपने जितना अध्ययन किया है फ्रीडम फाइटर को, वो क्या सोचते होंगे? देखिए, पहले तो मैं दावा नहीं कर रहा हूं कि मैंने बहुत अध्ययन किया है, मेरी कोशिश जरूर है, मैं इसमें काम कर रहा हूं। एक ये चीज है कि जितने भी लोगों ने इस पर काम किया, जैसे भगत सिंह के एक चाचा बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, जिनको लगभग पूरी जिंदगी ही बाहर देश निर्वासन में उन्हें बिताना पड़ा, सरदार अजीत सिंह। उन्होंने किसान आंदोलन चलाया था, ऐतिहासिक किसान आंदोलन, और उनका एक बहुत प्रसिद्ध आंदोलन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा। ठीक है, वो किसानों पर केंद्रित था।
भगत सिंह जब जेल में अपने अंतिम चरणों में लिख रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हमें इस देश के किसानों और मजदूरों को जागरूक करना और उनको अपने साथ लेना है। जी वो किसान और मजदूर की बात करते हैं। जी गांधी जी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि अंतिम आदमी का कितना भला होता है। अंतिम आदमी का मतलब होता है जो सबसे गरीब है, जो सबसे किनारे खड़ा है। ग्राम स्वराज्य की बात की, इसका मतलब कि गांव उनके ध्यान में हमेशा था, केंद्र में गांव था। हाँ, बहुत सारे ऐसे वो फ्रीडम फाइटर्स, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे थे, अहिंसक तरीके से लड़ रहे थे या फिर क्रांतिकारी तरीके से लड़ रहे थे, अधिकतर वो आते थे ग्रामीण पृष्ठभूमि से और उन्हें पता था कि भारत को अगर उठाना है तो हर हालत में गांव तक पहुंचना होगा और गांव तक सबसे अधिक। गांधी का महत्व कितना इतना अधिक क्यों है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में? गांधी का महत्व इसलिए सबसे अधिक है कि उन्होंने आजादी की लड़ाई जो थी उसको सबसे नीचे तक पहुंचाया। उनसे पहले तक गोपाल कृष्ण गोखले के युग तक जो कांग्रेस का गठन था या जो कुछ लोग लड़ रहे थे तो वो एक खास वर्ग तक सीमित थी। जी, लेकिन गांधी की यही सबसे बड़ी भूमिका रही कि उन्होंने गांव तक उस बात को पहुंचाया और पूरा देश शायद पहली बार जब उनका पुलिस वाला हुआ तो ये और इस चीज को क्रांतिकारी ही मानते रहे कि गांधी के इस काम के आगे वो सब नतमस्तक थे, वो भगत सिंह हो या फिर सुभाष चंद्र बोस हो। वो मानते थे कि गांधी ने आम लोगों को लड़ाई के लिए जागरूक किया और गांधी ने क्या किया, आम लोगों मतलब गांव के लोगों को जगाया और इसीलिए उनका आंदोलन बड़ा था। या कोई भी आंदोलन वही सफल हो सकता है जिसमें गांव शामिल हो। तो चाहे वो जिस तरह से जिस दौर को हम लोग देख लें, यहाँ तक कि अगर बंगाल का आप IRA जो था मास्टर सुरेशन के नेतृत्व में, सचिंद्रनाथ सान्याल ने जो अनुशीलन समिति उन्होंने बंगाल में जो बना रखा था उसके द्वारा देख लें, HSRA के माध्यम से जो भगत सिंह वगैरह लड़ाई लड़ रहे थे, गांधी के नेतृत्व में जो कांग्रेस का आंदोलन चला है, हर तरफ आप ये एक चीज देखेंगे कि सबका जोर ये था कि हमें हर हालत में आम भारतीय को जगाना है, मतलब ग्रामीण भारतीय को जगाना है। गांव सबके जहन में हमेशा मौजूद रहा है। गांधी जी का एक इस टिप्पणी के साथ कि गांधी जी ने कहा था, उनकी टिप्पणी थी कि अगर साध्य पवित्र हो तो साधन भी पवित्र होना चाहिए और सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है। सिद्धांत के बिना राजनीति पाप है। और हम चाहते हैं कि अंत में मतलब एक टिप्पणी हम दोनों के तरफ से यही कहते हैं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप क्या जानना चाहते हैं पंचायती राज व्यवस्था के बारे में? अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखिए। और साथ ही एक आग्रह है कि पंचायत चुनाव आने वाला है, आप मन बनाइए अभी से ही कि इस बार हम अच्छे स्वच्छ उम्मीदवार को चुनेंगे और जो पिछला उम्मीदवार, जो पिछला मुखिया अगर चुनाव में खड़ा रहा है, निवर्तमान मुखिया, उनसे एक बार जरूर पूछ लीजिए कि आपने कितनी ईमानदारी के साथ पंचायती राज व्यवस्था के लिए काम किया, आपने कितनी ग्राम सभा की बैठक की है, आपने कितने हिसाब का लेखा जोखा दिया है, कितनी ईमानदारी और कितनी पारदर्शिता आपने अपने 5 साल के कार्यकाल में रखी है। और आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप फ्रीडम फाइटर्स के बारे में बहुत डीपली जानकारी जानना चाहते हैं, रिसर्च बेस्ड जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे सर के चैनल द फ्रीडम पे आप जा सकते हैं। वहां आपको फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूरी विस्तृत और रिसर्च समझिए कि पूरा शोध पत्र आपको मिल जाएगा, शोध संबंधी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, चलते चलते जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, जय हिंद।